Good morning everyone. Welcome back to the science class. I hope you all are safe and healthy at your home. So we are doing lesson number 6, physical and chemical changes, and in today's class I am going to explain you the answers of exercise J, that is short answer questions type 2. मैं आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको एंड यू हैव टू राइट दिस इन योर कॉपी. आप लोग ये आंसर्स कॉपी में लिखेंगे. So the first question is, what do you observe when magnesium is burnt? What is the new substance produced called and is it acidic or basic? मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, कौन सा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है दैट इज एसिडिक और बेसिक, आपको ये बताना है. This I have explained earlier also that when magnesium ribbon is burned, then it reacts with the oxygen present in the air to form magnesium oxide. जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है तो वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ जो कि एयर में प्रेजेंट है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है. तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड. और जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न होता है तो एक डैज़लिंग वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है. तो जो चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे मैग्नीशियम के बर्न होने पर वो है डैज़लिंग वाइट लाइट की प्रोडक्शन. सो द आंसर इज when magnesium ribbon is burnt in air, it forms magnesium oxide, that is MgO, and a dazzling white light is observed. Clear है आंसर? Now अब आपसे पूछा है कि जो न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन हुआ है दैट इज एसिडिक और बेसिक. सो MgO reacts with water to form magnesium hydroxide, hence it is basic in nature. जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अब ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है ऑलरेडी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इट इज अ बेस. सो द सब्सटेंस फॉर्म्ड इज बेसिक इन नेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अ मेथड टू प्रिपेयर अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने के लिए कैसे बनाएंगे आपको डिस्क्राइब करने हैं उसका मेथड. तो जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं इट इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अब क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें प्योर सब्सटेंसेस, प्योर क्रिस्टल्स ऑब्टेन किए जाते हैं किसी भी इम्प्योर सब्सटेंस के. कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, जो भी सब्सटेंस है उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसको हीट किया जाता है और हीट करके फिर उसे कूल करने के लिए रखा जाता है. एंड आफ्टर कूलिंग यू कैन ऑब्जर्व द क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. जो भी सब्सटेंस का आपने सॉल्यूशन बनाया था आप उसके प्योर क्रिस्टल्स देख सकते हैं कूल होने के बाद. तो ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है. सो लेट्स सी द आंसर. Crystals of copper sulfate can be prepared by crystallization as follows. Crystallization के मेथड से क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन आप बना सकते हैं. फर्स्ट स्टेप इज टेक 1 cup of water in a beaker and add few drops of dilute sulfuric acid. 1 कप पानी लेना है बीकर में और उसमें कुछ ड्रॉप्स आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करनी है. Then heat the water. When it starts boiling, add copper sulfate powder slowly while stirring. अब वाटर को हमने हीट करना है और जब वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा तो कॉपर सल्फेट का पाउडर आता है. वो पाउडर हमने स्लोली वाटर में ऐड करना है बीकर में और उसको स्टिर करते रहना है कॉन्टिन्यूसली. मीन्स मिलाते रहना है पाउडर को. Continue adding copper sulfate powder till no more powder can be dissolved. अब हमने पाउडर कब तक ऐड करना है, हम पाउडर डाल रहे हैं और उसको स्टिर करते जा रहे हैं. हमें तब तक उस सॉल्यूशन में पाउडर ऐड करना है जब तक कि पाउडर डिसॉल्व होना बंद नहीं कर देता. दैट मीन्स जबकि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता. सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जब भी आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं वो एक पॉइंट पर आकर ऐड होनी बंद हो जाती है, मीन्स डिसॉल्व होनी बंद हो जाती है, तो उस टाइम सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है. अब हम उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को थोड़ा सा हीट करते हैं तो उसमें सब्सटेंस हम थोड़ी अमाउंट में और ऐड कर सकते हैं. मीन्स जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है थोड़ी सी. तो हीट करने के बाद हमने जब और सब्सटेंस डिसॉल्व कर दिया थोड़े अमाउंट में तो उसके बाद फिर एक पॉइंट आता है जब सब्सटेंस डिसॉल्व होना बंद हो जाता है. तो उस टाइम जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है.
अब क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी हीट करते जा रहे हैं सॉल्यूशन को और कॉपर सल्फेट ऐड करते जा रहे हैं, तो दैट मीन्स ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। तो तब तक हम इसमें ऐड कर रहे हैं पाउडर जब तक कि कॉपर सल्फेट, इसमें एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व नहीं कर पाओगे। आप कितना भी सॉल्यूशन में स्टिर कर लो, कितना भी मिला लो, कॉपर सल्फेट डिसॉल्व नहीं होगा। तो उस पॉइंट पे हमने पाउडर ऐड करना बंद कर देना है। नाउ फिल्टर द सॉल्यूशन एंड लीव इट फॉर कूलिंग। अब हमें इसको फिल्टर करना है, जो भी सॉल्यूशन है जिसमें हमने कॉपर सल्फेट ऐड किया है, कॉपर सल्फेट पाउडर फिल्टर करना है और उसको कूल करने के लिए थोड़े टाइम के लिए रख देना है। आफ्टर सम टाइम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट कैन बी सीन। कूल होने के बाद कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए हैं। तो दिस इज द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन by which you can prepare the crystals of copper sulfate. I think this is clear to you all. Now moving to question number 3, A part. How would you show that curdling of milk is a chemical change? Curdling of milk chemical change है, ये आप कैसे शो करेंगे? Curdling of milk means दूध से जब दही जमाया जाता है, कर्ड फॉर्म किया जाता है। मम्मी बनाती होंगी आप लोगों की कर्ड, तो क्या करती है, वो मिल्क को थोड़ा सा हीट करती है, देन उसमें 1 or 2 स्पून कर्ड ऐड करती हैं और आफ्टर फ्यू आवर्स द होल मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। तो आपको ये बताना है कि ये केमिकल चेंज कैसे है। तो ऑब्वियसली सबसे पहली बात, केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं एंड वी कांट गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होने के बाद हम ओरिजिनल सब्सटेंस हमें नहीं मिल सकते हैं। तो अब जब इसमें कर्डलिंग, मिल्क की कर्डलिंग हो जाती है, मींस मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है, तो एक तो हमें न्यू सब्सटेंस मिल रहा है जो कि कर्ड है, और दूसरा हम उस कर्ड को दोबारा से मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसी से पता चल जाता है कि दैट इट इज अ केमिकल चेंज। सी द आंसर, curdling of milk is a chemical change as a new substance curd is formed which can't be changed back to milk. न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है कर्ड और हम उसको मिल्क में चेंज नहीं कर सकते। दिस सजेस्ट्स दैट curdling of milk is a chemical change. Now coming to the B part of question number 3. So the question is, please understand the question. Explain why burning of wood and cutting it into small pieces are considered as two different types of changes. वुड को बर्न करना और वुड को कट करना स्मॉल पीसेस में दो अलग अलग टाइप के चेंज क्यों हैं? वेरी सिंपल, जब वुड बर्न हो रही है तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ऐश में कन्वर्ट हो जाती है वुड, तो ऐश एक न्यू प्रोडक्ट है, तो बर्निंग ऑफ वुड केमिकल चेंज है। और जब उसको कट कर रहे हैं वुड को, तो वो एक फिजिकल चेंज है, कटिंग ऑफ वुड, क्योंकि कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, मींस वुड का साइज चेंज हो रहा है, पर कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है। सो सी द आंसर, बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज एज अ न्यू सब्सटेंस ऐश इज फॉर्म्ड, while cutting of wood is a physical change as no new substance is formed, only size is reduced. कोई चेंज नहीं हो रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म चेंज हो रहा है पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है कटिंग में, सिर्फ साइज रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। तो इसलिए ये फिजिकल चेंज है और बर्निंग में एक न्यू सब्सटेंस ऐश फॉर्म हो रही है, इसलिए वो केमिकल चेंज है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, ए पार्ट. Explain why rusting of iron objects is faster in coastal areas than in deserts. This answer I have not written here because already I have explained this answer to you in give reasons. Give reasons में आपको explain कर चुकी हूँ. I will give you the answer in the message. Message में मैं answer लिख दूँगी. Answers आप वहाँ से लिख लीजिए, but explanation मैं पहले कर चुकी हूँ इसका. बी पार्ट है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट अ रिवर्सिबल चेंज इज अ फिजिकल चेंज. रिवर्सिबल चेंज फिजिकल चेंज है, ये आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सी द आंसर, जनरली फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल बिकॉज इन इट ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर चेंज्ड. जनरली जो फिजिकल चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल होती हैं. क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं.
Actual composition does not get affected, so they can be reversed. जो actual composition है मीन्स जिससे मिलकर वो सब्सटेंस बना है उसमें कोई चेंज नहीं होता, कुछ अफेक्ट नहीं होता, इसलिए वो इजीली रिवर्स हो सकती है. इसलिए फिजिकल चेंजेस जनरली रिवर्सिबल होती है. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, अब इस क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से समझेंगे. कर्डलिंग इज अ डिजायरेबल चेंज. Formation of ice from water is also a desirable change, but one is a chemical change and other is a physical change. Decide which one is a physical and which one is a chemical change. Why are both changes desirable? कर्डलिंग, जो मिल्क से कर्ड फॉर्मेशन होती है वो एक डिजायरेबल चेंज है, और फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, वाटर से जो फ्रीज करके आइस बनती है वो भी एक डिजायरेबल चेंज है. दोनों डिजायरेबल हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क एंड फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, बट दोनों ही अलग अलग टाइप की चेंजेस हैं. एक फिजिकल चेंज है, एक केमिकल चेंज है. तो आपको बताना है कौन सी फिजिकल चेंज है और कौन सी केमिकल चेंज है, और दोनों चेंजेस डिजायरेबल चेंजेस कैसे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिजायरेबल चेंज? डिजायरेबल चेंज कौन सी चेंज है? चेंजेस दैट आर बेनिफिशियल और यूजफुल टू अस. जो भी चेंज हमारे लिए यूजफुल है, हमें बेनिफिट पहुंचा रही है, वो एक डिजायरेबल चेंज है. तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जिसमें कर्ड फॉर्म हो रहा है, वो भी डिजायरेबल चेंज है क्योंकि कर्ड हमारे लिए बेनिफिशियल है, यूजफुल है. और फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर भी डिजायरेबल चेंज है क्योंकि आइस भी हमारे लिए यूजफुल है. तो दोनों ही डिजायरेबल चेंज है. बट केमिकल चेंज कौन सा है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क. क्यों? क्योंकि उसमें हमें एक न्यू सब्सटेंस मिल रहा है, कर्ड, और कर्ड एक बार बन गया तो हम उसको दोबारा मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. तो देयरफॉर कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज अ केमिकल चेंज. बट फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर एक फिजिकल चेंज है क्योंकि उसमें नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, दैट इज द स्टेट चेंज हो रहा है वाटर का. वाटर लिक्विड फॉर्म में है और वो फ्रीजिंग के बाद जब आइस की फॉर्म में आता है तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है. तो सिर्फ लिक्विड से सॉलिड में स्टेट चेंज हो रहा है, कुछ न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है. तो फॉर्मेशन ऑफ आइस एक फिजिकल चेंज है. अब दोनों डिजायरेबल चेंज क्यों है? क्योंकि दोनों ही हमारे लिए यूजफुल है. आई होप द आंसर इज क्लियर टू यू. सो लेट्स सी द आंसर. कर्डलिंग इज अ केमिकल चेंज, एज न्यू प्रोडक्ट कर्ड इज फॉर्म्ड. क्लियर है, कर्डलिंग केमिकल चेंज है क्योंकि न्यू प्रोडक्ट कर्ड फॉर्म हो रहा है. बट फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर इज अ फिजिकल चेंज. पर फॉर्मेशन ऑफ आइस वाटर में से एक फिजिकल चेंज है, एज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, क्योंकि कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है. Both the changes are desirable because both are beneficial और useful to us. दोनों चेंजेस डिजायरेबल है क्योंकि दोनों ही चेंजेस हमारे लिए जो प्रोडक्ट बन रहा है, न्यू प्रोडक्ट, और जो आइस बन रही है, वो दोनों ही हमारे लिए यूजफुल है, इसलिए दोनों ही चेंज डिजायरेबल है. Coming to the sixth question, A part, suggest 3 ways of preventing rusting of iron objects. Although ये मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, still I have written 3 ways of preventing rusting of iron. क्या है? First is galvanization, in which iron articles are coated with the layer of zinc. Zinc की लेयर से कोट किया जाता है आयरन ऑब्जेक्ट्स को. सेकेंड, बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स. आयरन ऑब्जेक्ट्स को एयर और मॉइस्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट में लाने से बचाने के लिए उन पर ऑयलिंग और ग्रीसिंग की जानी चाहिए. थर्ड, पेंटिंग आयरन आर्टिकल्स रेगुलरली. आयरन के आर्टिकल्स को रेगुलरली पेंट करने से भी रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि पेंट की जो लेयर है वो भी आयरन आर्टिकल को डायरेक्ट एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से बचाती है. सो दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग. B part is raw rice boiled with water turns to cooked rice. Why it is called a chemical change? Raw rice means जो कच्चे चावल होते हैं, जब आप उनको कुक करते हो, बॉईल करते हो, तो वो कुक्ड राइस में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये केमिकल चेंज क्यों है? रॉ राइस तो फिजिकल चेंज है, रॉ राइस से जब कुक्ड राइस में कन्वर्ट हुआ तो वो केमिकल चेंज क्यों हुआ? तो वेरी इजी,
कुकिंग राइस इज अ केमिकल चेंज। कुकिंग, जब राइस कुक्ड हो जाता है तो वो एक केमिकल चेंज है, एज वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विद अनदर टू अंडरगो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, क्योंकि उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज हो रहा है, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रहा है और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है जो कि कुक्ड राइस है, जिसको हम दोबारा से कन्वर्ट नहीं कर सकते। उस कुक्ड राइस को क्या हम दोबारा से रॉ राइस में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। So that is why it is a chemical change. Last part of sixth question is bursting of a firecracker is a chemical change. Justify. Bursting of firecracker. Firecracker जो पटाखे आप जलाते हैं वो chemical change है. This also I have explained earlier. Bursting of firecracker chemical change है क्योंकि जब फायर में जो एक्सप्लोजिव रिएक्टेंट्स होते हैं जब वो बर्न होते हैं तो वो गैशियस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखा आपने, गैस, धुआं निकलता है बहुत ज़्यादा पटाखे जलने पर, तो गैशियस प्रोडक्ट में तो सब्सटेंस में चेंज हो रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, मीन्स गैशियस प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है रिएक्शन होने पर, प्लस हीट, लाइट और साउंड भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज जब होता है, केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन है। तो उसमें हमने पढ़ा था हीट प्रोड्यूस होना, हीट का एब्जॉर्ब या इवॉल्व होना, या लाइट का प्रोड्यूस होना, साउंड आना, ये सब केमिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक हैं केमिकल रिएक्शन के। तो इसमें तो तीनों ही होता है, पटाखे आप जलाते हो तो हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी निकलती है और साउंड भी प्रोड्यूस होता है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज। आंसर इज बर्स्टिंग ऑफ अ फायरक्रैकर इज अ केमिकल चेंज बिकॉज the reactants are changed into gaseous products along with heat, light and sound. I hope this exercise is clear to you. Please do the questions in your copy. ये exercise copy में कर लेंगे and tomorrow I will continue with the next exercise. Till then, have a good day. Thank you very much.